हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। सो वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट्स। तो बच्चों, हम लोग वेव ऑप्टिक्स का लेक्चर नंबर 2 पढ़ने जा रहे हैं। और वेव ऑप्टिक्स का लेक्चर नंबर 2, इसके पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने देखा कि इंटरफेरेंस क्या होता है, कैसे वेव का जो पार्टिकल्स था वो आपका कॉम्बिनेशन ऑफ सिस्टम कर रहा था। तो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज कोहेरेंट सोर्सेस। फॉर डिस्टिंक्ट इंटरफेरेंस के लिए कोहेरेंट सोर्स का होना बहुत आवश्यक है। तो बच्चों, कोहेरेंट सोर्स हेडिंग डालेंगे, कोहेरेंट सोर्स, कोहेरेंट सोर्स, कोहेरेंट सोर्सेस ऑफ लाइट, ऑफ वेव या लाइट ना, कोहेरेंट सोर्सेस ऑफ लाइट। तो बच्चों, कोहेरेंट सोर्सेस क्या होती है? जैसे मान लीजिए, मैंने अभी बताया था आपको कि एक वेव आ रही थी यहाँ पे, इस पॉइंट पे, ठीक। S1 एक सोर्स ऑफ लाइट से वेव आ रही थी, एक S2 था सोर्स ऑफ लाइट, जहां से एक वेव जा रही थी इस पॉइंट P पे। इस वेव का जो हार्मोनिक इक्वेशन होता था y1 इक्वल टू a2, y2 इक्वल टू a2 साइन ओमेगा t प्लस के। ये x1 ये x2 डिस्टेंस ट्रेवल कर रही थी और ये x1 डिस्टेंस ट्रेवल कर रही थी। अच्छा, सो ये आपका x2 yt के x2 और ये आपका क्या कर रहा था y1 इक्वल टू a1 साइन ओमेगा t प्लस के x1 और ये पार्टिकल कर रहा था कॉम्बिनेशन ऑफ SHM। अच्छा बच्चों, ये जो फेज डिफरेंस हो रहा था किसकी वजह से हो रहा था? पाथ डिफरेंस की वजह से, क्योंकि ये वाली वेव जो है डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है x1 और ये वाली वेव डिस्टेंस कर रही है x2, दोनों में हो गया पाथ डिफरेंस। इस पाथ डिफरेंस की वजह से फेज डिफरेंस हो रहा था। फेज डिफरेंस, पाथ डिफरेंस का फार्मूला हम निकाल चुके थे। पाथ डिफरेंस और फेज डिफरेंस का रिलेशन था बच्चों, डेल्टा फाई इक्वल टू के डेल्टा एक्स, जहां पे के क्या था 2 पाई बाई लेमडा इनटू डेल्टा एक्स। दिस इज द पाथ डिफरेंस। ठीक है बच्चों, डेल्टा एक्स का मतलब के कोष्ट में x1 माइनस x2 माइनस x1। अच्छा बच्चों, ये पार्टिकल का जो नेट डिस्टेंस किसी एक पार्टिकुलर टाइम टी पर हम फिक्स कर दिए। मान लीजिए कि इसका ओमेगा 1 और ओमेगा 2, यहाँ पे जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी है ओमेगा मतलब 2 पाई एफ। हमने देखो दोनों वेव का जो ओमेगा है वो कांस्टेंट है, फेज डिफरेंस कांस्टेंट है। जो ओमेगा है बच्चों वो क्या है? कांस्टेंट है। ओमेगा कांस्टेंट होने की वजह से पाथ में डिफरेंस हुआ लेकिन फेज में डिफरेंस नहीं हुआ। यानी कोहेरेंट सोर्स वो सोर्स होती है जिसका पिच है कांस्टेंट फेज डिफरेंस। देखेंगे बच्चों डिफरेंस का हम लोग। कोहेरेंट सोर्स, कोहेरेंट सोर्सेज are those sources which have same constant, same phase constant, yes, which have constant phase difference, constant phase difference, constant phase difference, which does not vary with time at a given place, at a given place। टाइम पर डिपेंड नहीं करना चाहिए बच्चों। मान लीजिए अगर ये दोनों वेव का ओमेगा 1 यहाँ हो जाए या ओमेगा 2 हो जाए, तो इन दोनों का जो नेट डिस्प्लेसमेंट जो आएगा, नेट जो पाथ फेज डिफरेंस क्या आएगा, फाई इक्वल टू हो जाएगा बच्चों ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 इंटू टी प्लस x2 माइनस x1 फेज डिफरेंस। ये चीज देखो फेज डिफरेंस होती है। किसी वेव का जो ये साइन कॉस के बाद वाला जो एंगल होता है बच्चों, ये फेज को बताता है, फेज को बताता है। तो यहाँ पर ओमेगा 2 ओमेगा 1 अलग होने की वजह से टाइम अलग अलग हो जाएगा। टाइम डिफरेंट होने की वजह, टाइम पर अगर डिपेंड है, फेज क्या है बच्चों, अगर टाइम पर डिपेंड करने लगेगा तो जो ए आर होता था हमारा, ए आर स्क्वायर क्या होता था बच्चों, A1 का स्क्वायर प्लस A2 का स्क्वायर प्लस 2A1 A2 cos फाई। जो हमारा रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड है वो आपका फेज पर डिपेंड करता है। सिमिलरली इंटेंसिटी जो होती थी बच्चों आई आर, ये क्या होता था I1 प्लस I2 I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट I1 I2 cos फाई।
मीन्स दैट मीन्स कि एक पार्टिकुलर टाइम, अगर टाइम चेंज होगा बच्चों तो एक ही टाइम पर, टाइम चेंज होने की वजह से एक ही पॉइंट पर जो है हमें डार्क फ्रिंज और ब्राइट फ्रिंज दिखाई देगा। कहीं पर इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी और उसी पॉइंट पर जो है मैक्सिमम इंटेंसिटी मिनिमम भी हो जाएगी। तो इसलिए टाइम पर डिपेंड नहीं करना चाहिए। टाइम पर अगर ये ओमेगा टू अगर सेम हो जाए, ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, जिससे कि फेज कांस्टेंट हो जाएगा। तो फेज को कांस्टेंट करने के लिए टाइम को क्या करना पड़ेगा, फिक्स करना पड़ेगा। यानी एक पार्टिकुलर पोजीशन पे, एक पार्टिकुलर पॉइंट पर हमें जहां पे इंटेंसिटी मैक्सिमम हो रही है, वहां उस समय पर, उस पॉइंट पर जो है इंटेंसिटी मैक्सिमम ही होनी चाहिए। मैक्सिमम, मैक्सिमम का मतलब ब्राइट, ठीक है, और मिनिमम का मतलब डार्क। मिनिमम मीन्स डार्क। तो इंटरफेरेंस पैटर्न जो बनता है हमारा मतलब मैक्स ब्राइट और डार्क बनता रहता है, ठीक है। अच्छा, तो इस तरह से ध्यान देना बच्चों की कोहेरेंट सोर्स आर दोज सोर्सेज व्हिच हैज कांस्टेंट फेज डिफरेंस व्हिच डज नॉट वेरी विथ टाइम एट अ गिवन पॉइंट। एट अ गिवन पॉइंट डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन पर पाथ डिफरेंस चेंज हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, फेज डिफरेंस नहीं होना चाहिए। टाइम डिफरेंस, अगर टाइम चेंज हो गया तो एक ही टाइम पर, मतलब कि टाइम कुछ समय के बाद टाइम वहीं उसी पॉइंट पे ब्राइट बन रहा है, उसी पॉइंट पर डार्क बन रहा है, नहीं, जिस पॉइंट पर डार्क बन रहा है उस पर डार्क ही बना होना चाहिए, और जिस पॉइंट पर ब्राइट बन रहा है उस पर ब्राइट ही बनना चाहिए। तो ये होता है बच्चों कोहेरेंट सोर्स। तो कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट वो सोर्स ऑफ लाइट होती है जिसमें ओमेगा मतलब फ्रीक्वेंसी क्या होती है, सेम होती है। क्या होती है बच्चों, फ्रीक्वेंसी सेम, ठीक है। ये है पूरा कॉन्सेप्ट कोहेरेंट सोर्स का। तो वेव जो है अपना डिंग 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 कर रही थी। अब हम बात करेंगे बच्चों कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो हेडिंग लगाएंगे बच्चों कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो बच्चों बात करेंगे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो हेडिंग लगाते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बच्चों, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या होता है? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस तब होता है जब IAR मतलब रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड या इंटेंसिटी, रिजल्टेंट इंटेंसिटी क्या हो बच्चों, मैक्सिमम हो। क्या हो, मैक्सिमम हो। यानी AR, अच्छा बच्चों AR क्या होता था, AR स्क्वायर इक्वल टू, AR क्या है, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड। ये क्या होता है बच्चों, A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 cos फाई। यानी जो आपका रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड है वो फेज पर डिपेंड कर रहा है। सिमिलरली IR क्या होता था, रिजल्टेंट इंटेंसिटी, IR इक्वल टू होता था बच्चों I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट I1 I2 cos फाई। यानी जो ये भी है आपका cos फाई, मतलब फेज पर डिपेंड करता था। तो बच्चों AR और IR यानी रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड और रिजल्टेंट इंटेंसिटी मैक्सिमम कब होती है, जब cos फाई की वैल्यू मैक्सिमम हो। जब cos फाई की वैल्यू क्या हो बच्चों, cos फाई की वैल्यू क्या हो, मैक्सिमम हो। और cos फाई की जो वैल्यू मैक्सिमम कब होती है बच्चों, जब cos फाई की वैल्यू मैक्सिमम तब होती है जब फाई की वैल्यू क्या हो, 0 हो, 2 पाई हो, 4 पाई हो, 6 पाई हो, यानी इवन मल्टीपल ऑफ पाई, इवन मल्टीपल ऑफ पाई हो। ठीक है बच्चों, यानी आप लिख सकते हैं फाई इक्वल टू 2n पाई, 2n पाई, वेयर n इज द 0 1 2 3, सॉरी वेयर n इज द 0 होगा, 2 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 0 1 2, सॉरी 0 0 रखेंगे बच्चों, यहाँ पर से 0 रखेंगे तो हो जाएगा ये 0। अच्छा 1 रखेंगे ये 2 पाई हो जाएगा, 2 रखेंगे तो 4 पाई हो जाएगा, 3 रखेंगे तो 6 पाई हो जाएगा, यानी जेड की वैल्यू 0 1 2 3। अच्छा बच्चों, ये जो cos फाई फेज डिफरेंस किसकी वजह से हो रहा था, फेज डिफरेंस होता है बिकॉज ऑफ पाथ डिफरेंस। तो पाथ डिफरेंस क्या होता था बच्चों, फाई इक्वल टू हम लोग पढ़ रखे हैं, फाई इक्वल टू होता है कि डेल्टा एक्स, और यहाँ पे की क्या होता था 2 पाई बाई लेमडा इंटू डेल्टा एक्स। यहाँ से डेल्टा एक्स क्या है, पाथ डिफरेंस है, या डेल्टा एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा लेमडा अपॉन 2 पाई, लेमडा अपॉन 2 पाई इंटू 5,
और फाई की वैल्यू क्या है 2n पाई, यहाँ पुट करते हैं बच्चों, तो लेमडा अपॉन 2 इंटू 2n पाई, ठीक है, लेमडा अपॉन 2 इंटू इंटू पाई, लेमडा अपॉन 2 पाई, सॉरी ये पाई है 2 पाई से 2 पाई मर जाएगा लेमडा एन, यानी n लेमडा, क्या आ जाएगा डेल्टा एक्स बच्चों, पाथ डिफरेंस होना चाहिए n लेमडा, और n जो होता है बच्चों स्टार्ट होगा 0 1 2 3 से, ठीक है। यहाँ पे ध्यान से देखो, अगर फाइव की वैल्यू हम लोग रखें तो क्या बनेगा, लेमडा 2 लेमडा 3 लेमडा एंड 4 लेमडा, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग का पाथ डिफरेंस का फार्मूला बनेगा, यानी ये सब चीजें आपको याद होनी चाहिए कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस तब होता है जब पाथ डिफरेंस कितना हो, n लेमडा हो, वेयर n इज इक्वल टू 0 1 2 3 से स्टार्ट होना चाहिए कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अच्छा बच्चों देख लेते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में जो है मैक्सिमम एम्पलीट्यूड कितना होगा, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड का मतलब रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड। सो बच्चों ए आर स्क्वायर इक्वल टू होता था a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos फाई, और cos फाई मैक्सिमम कब होता था बच्चों, 1 के लिए, तो यहाँ पे cos फाई को 1 रखेंगे, ये हो जाएगा ए आर स्क्वायर इक्वल टू a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2, यानी ये देखो बेटा ये a1 प्लस a2 का होल स्क्वायर है, a1 प्लस a2 का होल स्क्वायर, यह है ए आर स्क्वायर, यहाँ से दोनों रूट ले लेंगे बच्चों तो हो जाएगा ए आर, यानी मैक्सिमम एम्पलीट्यूड जाएगा a1 प्लस a2, यानी दोनों कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के केस में दोनों वेव का जो एम्पलीट्यूड होगा उसको हम लोग ऐड कर देंगे a1 प्लस a2। सिमिलरली हम लोग निकाल लेते हैं बच्चों मैक्सिमम इंटेंसिटी, यानी जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी है आई आर, क्या होती है बच्चों, I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट I1 I2 cos फाई, और cos फाई के लिए हम लोग 1 रख देंगे, cos फाई की वैल्यू कितनी रखेंगे बच्चों, मैक्सिमम के लिए 1 मैक्सिमम, तो यहाँ पे बच्चों आई आर क्या हो जाएगा, आई आर इक्वल टू हो जाएगा I1 अंडर रूट I1 प्लस अंडर रूट I2 का होल स्क्वायर, अंडर रूट I1 प्लस I2 का होल स्क्वायर। ये सब चीजें याद रखो बच्चों, पाथ डिफरेंस का n लेमडा, फेज डिफरेंस का 2n पाई, ये है सारा कंडीशन पूरा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस जहां पर इंटेंसिटी या रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड मैक्सिमम हो, मैक्सिमम के केस में a1 प्लस a2 एम्पलीट्यूड होगा, और इंटेंसिटी हो जाएगी अंडर रूट I1 प्लस अंडर रूट I2 का होल स्क्वायर, अंडर रूट I1 प्लस अंडर रूट I2 का होल स्क्वायर, ठीक। तो ये हो गया आपका कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का कॉन्सेप्ट बच्चों। अब हम बात करेंगे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का, चलो नोट कर लो, किसी मीडियम में दो वेव एक डायरेक्शन में चल रही हैं, सेम फ्रीक्वेंसी से, उनका फ्रीक्वेंसी कौन सेम है, तो कहीं पर इंटेंसिटी मैक्सिमम होती है, कहीं पर इंटेंसिटी मिनिमम होती है। जहां पर इंटेंसिटी मैक्सिमम होती है उसको कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहते हैं, और जहां पे इंटेंसिटी मिनिमम होती है वहां पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहते हैं। जहां पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा वहां पे जो है ब्राइट फ्रिंज, ब्राइट स्पॉट बनेगा, और जहां पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा वहां पे डार्क बनेगा। तो इस तरह से इंटरफेरेंस में पैटर्न बनते हैं, डार्क ब्राइट, ब्राइट डार्क, ब्राइट डार्क, ठीक है। सेंट्रल मिनिमा, सेंट्रल मैक्सिमा का केस होता है। चलो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के बाद बच्चों हम बात करेंगे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। सो मार्कर चेंज कर दिया जाए, वेव चल रही भाई साहब, वेव वेव वेव, यस यस, बात कर रहे हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, वेव का मिलना, इंटरफेरेंस ऑफ वेव। अच्छा बच्चों डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए क्या होता है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में जो आपका आई आर मतलब रिजल्टेंट इंटेंसिटी या जो ए आर होता था रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, ये मिनिमम होना चाहिए, और मिनिमम के केस में आई आर क्या होता है बच्चों, आई आर होता है I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट I1 I2 cos फाई, और ए आर स्क्वायर इक्वल टू होता है A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 cos फाई, 2A1 A2 cos फाई। बच्चों आई आर या ए आर मैक्स मिनिमम कब होगा, जब cos फाई की वैल्यू मिनिमम हो,
जब cos phi e विल बी इक्वल टू मिनिमम। और cos phi की वैल्यू मिनिमम कब होती है बच्चों? जब phi की वैल्यू पाई हो, 2 पाई हो, 3 पाई हो, 5 पाई हो, यानी ऑड मल्टीपल ऑफ पाई हो। इस केस में बच्चों हम मान सकते हैं phi की वैल्यू 2n-1 प्लस या माइनस ले सकते हैं इनटू पाई। phi की वैल्यू ये होनी चाहिए और यह स्टार्ट होना चाहिए बच्चों 1 2 3 4 समथिंग लाइक दैट। ठीक है बच्चों, ये बात हो गई हमारी। तीसरा हम लोग बात करते हैं, ये फेज डिफरेंस किसकी वजह से हो रहा था? ये पाथ डिफरेंस की वजह से हो रहा था। तो पाथ डिफरेंस क्या होता था बच्चों? हम लोग पढ़े थे phi इक्वल टू होता है 2 पाई बाई लेम्डा इंटू डेल्टा एक्स। यहाँ से डेल्टा एक्स बच्चों हो जाएगा, क्या हो जाएगा डेल्टा एक्स? डेल्टा एक्स हो जाएगा लेम्डा अपॉन 2 पाई इंटू 5 की ये वैल्यू उठा करके यहाँ पे रख दिया जाए तो लेम्डा अपॉन 2 पाई 5 की ये वैल्यू रखेंगे 2n-1 इंटू पाई से पाई मर जाएगा, पाई से पाई मर जाएगा बच्चों। तो लेम्डा अपॉन 2 ब्रैकेट में आएगा 2n-1, ठीक, यानी मल्टीपल ऑड मल्टीपल ऑफ लेम्डा बाई 2 का ऑड मल्टीपल होता है। और जहां से n स्टार्ट होगा वो n स्टार्ट होगा बच्चों 1 से, 1 2 3 4। अगर 1 रखेंगे बच्चों 10 की वैल्यू 1 रखेंगे 2 1 2 तो में से बन जाएगा 1 लेम्डा बाई 2। तो आपका जो बनेगा पाथ क्या हो जाएगा? लेम्डा बाई 2, 3 लेम्डा बाई 2, 3 लेम्डा बाई 2, 5 लेम्डा बाई 2, ठीक है, और 7 लेम्डा बाई 2। इस तरह से आपके पाथ डिफरेंस डिफरेंट फ्रीक्वेंसी पर आपको मिनिमम यानी डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस दिखाई देगा। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का मतलब होता है बच्चों डार्क स्पॉट, जहां पे इंटेंसिटी या रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड आपका मिनिमम होगा। अच्छा बच्चों, इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि एम्पलीट्यूड मैक्सिमम कितना होगा, मिनिमम कितना एम्पलीट्यूड होगा डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस केस में। तो यहाँ पे ये मिटा लेते हैं, ये मिटा लेते हैं, इसको मिटा लेते हैं। अच्छा बच्चों, अब देखो हम लोग देख लेते हैं मिनिमम के केस में cos पाई की वैल्यू क्या होती है बच्चों? -1। cos पाई की वैल्यू क्या होती है? -1। किसके लिए बच्चों? मिनिमम होते हैं मिनिमम। तो cos पाई की वैल्यू होती है मिनिमम होती है -1। और हम लोग जानते हैं कि AR स्क्वायर बराबर होता था A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 cos पाई। cos पाई की वैल्यू -1 यहाँ पुट करेंगे बच्चों तो ये हो जाएगा AR स्क्वायर बराबर A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर माइनस 2A1 A2। ये हो जाएगा बच्चों A1 माइनस A2 का होल स्क्वायर। ये है AR का स्क्वायर। दोनों साइड में अगर रूट ले लेंगे बच्चों तो AR हो जाएगा A1 माइनस A2। इसको नोट करेंगे, YDSC के केस में काम देगा। YDSC यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड या नेट एम्पलीट्यूड या रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड जो होगा A1 माइनस A2 इन डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के केस में। सिमिलरली बच्चों हम लोग निकाल देते हैं मैक्सिमम या रिजल्टेंट इंटेंसिटी IR इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट I1 I2 cos पाई की वैल्यू बच्चों हम लोग मिनिमम के लिए -1 लेते हैं, -1 रखेंगे तो IR इक्वल टू हो जाएगा I1 प्लस I2 माइनस 2 अंडर रूट I1 I2। बच्चों IR इक्वल टू ये है आपका अंडर रूट I1 माइनस अंडर रूट I2 का होल स्क्वायर, अंडर रूट I1 माइनस अंडर रूट I2 का होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो अंडर रूट I1 माइनस I2 का होल स्क्वायर ये हो जाएगा आपका डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के केस में मैक्सिमम या रिजल्टेंट इंटेंसिटी ऑफ द वेव्स। क्लियर? अच्छा, यहां तक नोट करो बच्चों, उसके बाद हम लोग देखते हैं। ठीक है, पढ़ते रहो। थैंक यू वेरी मच।